ताकत है, ये आपको स्टार और नेशनल लेवल का स्टार बनाएगा। आर यू एक्साइटेड? और उनके साथ ये बहुत अच्छे से घटा है। वो अपनी जर्नी हमेशा इस मंच के माध्यम से शेयर करते हैं और हजारों की भीड़ में 4-6 लोग उनसे रिलेट करते हैं और आंसुओं की धार बहती है उनकी आंखों से। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? क्या मैं इंट्रोड्यूस करा पा रहा हूं उस शख्सियत से? क्या मैं आपको रूबरू करा पा रहा हूं उस महान शख्सियत से? वो सुनाते हैं अपनी कहानी, आप तो सुनते हैं, और मैंने देखी है मेरे दोस्त, मैंने देखी है। मैंने देखा है उनका वो टूटा हुआ घर, मैंने देखा था उस व्यक्ति के टूटे हुए सपनों को, मैंने देखा था उसकी टूटी हुई आत्मा को। लेकिन मेरा विश्वास है साला कि ये टूटता नहीं। हर आदमी के अंदर कैलिबर है, हर आदमी के अंदर पोटेंशियल। ये इतना मजबूत है, ये इतना सशक्त है कि ये किसी के आगे टूटता नहीं है मेरे दोस्त। ये किसी को देख करके ये जज नहीं करता कि ये कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, इससे होगा, इससे नहीं होगा। हर आदमी के अंदर पोटेंशियल है। और मैंने बताया कि आने वाले दिनों में जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा एडमायर करेंगे लोग, जिसका ऑटोग्राफ लिया जाएगा, जिसके साथ सेल्फी ली जाएगी, वो आज स्टार जैसा दिखेगा नहीं। और ये आदमी उस बात का सबूत है, ये आदमी उस बात का सबूत है। ये आदमी इस न्यूट्री वर्ल्ड में इस बात का सबूत है कि एक बिल्कुल अनपढ़ बेरोजगार 40 साल की उम्र, सपने टूट गए, चकनाचूर हो गए, फैमिली का कोई ड्रीम नहीं, अपना कोई विजन नहीं, ताकत इस सिस्टम की अर्श से फर्श तक पहुंचाने का सफर तय करा दिया इस आदमी को। इस सिस्टम की ताकत, यह पोटेंशियल है इस बिजनेस में। मैं ऐसे ही दम नहीं भरता हूं कि ऊपर पूछो कैसे और नीचे बताओ ऐसे और बीच में कमाओ। आवाज नहीं आई? बीच में कमाओ तो बुलाया जाए, बुलाया जाए। ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी को सुनेंगे आप। हजारों बार सुना है, आज फिर सुनेंगे। लाखों बार सुना है, आज फिर मिलेंगे। कैसे बुलाते हैं ये आपको पता है? मेरे को कहने की जरूरत है? वाह वाह वाह, सबके सब डायमंड है। जोरदार तालियां मारिए अपने लिए। सबके सब डायमंड हैं। तो वो बुलाया जाए। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, उनको नहीं बुलाया जा रहा है, साथ साथ में आपको भी बुलाया जा रहा है। माइक्रोफोन यही रहेगा। पीछे का चेहरा किसका होगा? पीछे का चेहरा किसका होगा? पीछे का चेहरा किसका होगा? माइक्रोफोन यही रहेगा। पीछे से, पीछे वालों के लिए कोई आवाज दे रहा है, कोई बुला रहा है। आंखें बंद करेंगे सब लोग, सब लोग प्लीज आंखें बंद करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें क्या? कर लीजिए बंद। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ प्लीज अराइज अपॉन योर सीट्स। We are going to welcome a very dynamic personality, a person who struggled a lot, a person who faced maximum negativity, a person who faced maximum failure, but at last he succeeded. Now bring your hand together and give him very thundering, rosy, happy, healthy, none other than Mr. Vijay Gangwar. Come on the stage. And you, and you, and you. तालियां जोरदार होनी चाहिए माय डियर, तालियां जोरदार होनी चाहिए। Come on the stage.
साथियों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया है। मैं चाहूंगा कि एक बार सब लोग अपने लिए ताली बजाकर अपना स्वयं स्वागत करें। साथियों, ज्यादातर आप लोगों ने सुना भी होगा, वीडियो भी देखी होगी। मैं एक पिंचा जोड़ने वाला व्यक्ति, एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, एक चाट बेचने वाला व्यक्ति, एक लेबरी करने वाला व्यक्ति आज आपके सामने खड़े होकर ये बात कह रहा है कि हमने आज जो यहां से हासिल किया है, जो पिन अचीव की है, उसके लिए लोगों का जरूर दिल धड़कता होगा। और ये सब सिरे जाता है हमारे ग्रेट मेंटर, महान गुरु, ग्रेट अपलाइन मिस्टर अजय सर के लिए। मैं एक बार चाहूंगा जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। जीरो से हीरो बनाने का श्रेय सर का ही रहा। प्लीज प्लीज एक बार और पढ़ दूं इस पे जो क्या लिखा है, पढ़ दूं मैं आप लोगों के लिए। सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखना चाहिए। यह समर्पण कमजोरी का नहीं बल्कि आत्मशक्ति का प्रतीक है, जो अहंकार को त्याग कर उच्च ज्ञान को स्वीकारने की क्षमता दिखाता है। आपने इस बात को अपने जीवन में अपनाकर आज ये साबित करके दिखाया है और आपने करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। चैंपियन क्लब आपका स्वागत करता है। बहुत सारे लोग समर्पण का भाव नहीं दिखा पाते, उन्हें उनके अहंकार को चोट लगती है लगती है चोट। अपलाइन का सम्मान तब तक करते हैं जब तक उनको माल मिलता है, और अपलाइन थोड़ा सा टाइट हो जाए, कहे थोड़ा सिस्टम पे ढल लो, तो क्या करते हैं, फिर ऐसे बदलते हैं जैसे गिरगिट रंग बदल देता है। ये दुनिया ऐसे ही नहीं कहती गिरगिट के बारे में। और दिमाग में बिजनेस कर रहे हैं तब तक, जब तक अपलाइन का खून चूस रहे हैं तब तक। जिस दिन लगेगा कि चूस चुके तो निकल लेते हैं। हालांकि यहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। सिस्टम के प्रति ईमानदार रहना सीखिए, और जो व्यक्ति सिस्टम के प्रति ईमानदार होता है वो अपने प्रति भी ईमानदार होता है। जीवन में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो चुके हैं। जीवन में अच्छा क्या है, जीवन में बुरा क्या है, मैं उसकी डेफिनेशन देता हूं। जीवन में वो अच्छा काम है जिसको करने के 10 साल के बाद भी आप मुस्कुराएं, और जीवन में वो बुरा काम है जिसको करने के बाद जब जब वो याद आए तो आपका चेहरा उतर जाए, वो बुरा काम है। जीवन में आप जब भी कोई ऐसा काम करें, मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा क्या अच्छा है क्या बुरा, मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं। अच्छा काम वो है जो 10 साल के बाद याद आए और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, और बुरा काम वो है कि आपको याद आए और आप अपने अंदर गिल्टी, गिरा हुआ, निर्लज्ज फील करें। तो ईमानदार रहिए, ये स्टेज आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? रहेंगे कृतज्ञ, बनेंगे कृतज्ञ, तो आप डायमंड भी बनेंगे। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे।
साथियों नमस्कार। आप लोग बड़े शांत भाव से बैठे हैं तो मुझे एक कहानी याद आ गई। जो मोटिवेटर गुरु हैं शिव खेड़ा जी, वो कहते हैं कि मैं एक प्रोग्राम में गया था तो वहां एक मोटिवेटर आए थे, डॉक्टर फील। तो जब वो स्टेज पे गए तो उन्होंने बड़े शांत भाव से लोगों को देखा तो उन्होंने पूछा, क्या यहां पे ऐसे कितने लोग हैं जिनको समस्याएं हैं? यहां पे कितने लोग हैं जिनको समस्याएं हैं? तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर फील बोले, यहां पे ऐसे कितने लोग हैं जो समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो मैं भी आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोग में ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो उन्होंने एक बात कही कि अभी मैं यहां से 2 किलोमीटर दूरी पे आ रहा था, वहां पे एक ऐसी जगह थी जहां पे लोग बड़ी बेफिक्री से सो रहे थे, आराम कर रहे थे, उनको कोई समस्या नहीं थी। क्या आप भी उस जगह का नाम जानना चाहेंगे? वो जगह थी कब्रिस्तान। क्या आप कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहेंगे? कोई भी नहीं। हमारा जीवन का प्रतीक है समस्या। हमारा जीवन का प्रतीक है समस्या। जब समस्या ही नहीं होगी तो फिर जीने का मतलब ही क्या रह गया? जिस दिन समस्या समझ लो खत्म हो गई तो सोच लो टिकट कटने वाला। तो हम ये चाहते हैं कि समस्या किसी को नहीं है और सबके पास समस्या है। अगर समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप एक बार जबरदस्त स्क्रैपिंग करिए अपने लिए। बाहर नहीं भेजने का, यहां भेजने की बात कर रहा हूं। उन समस्याओं का छुटकारा वहां पे वो कहानी का उनका अलग सेंस होगा। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी डायमंड बने और यहां पे आए, तभी हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हो सकता है ना साथियों? मैं अपनी कहानी के बारे में अक्सर मैं सुनाता रहता हूं। मैंने बड़ी गरीबी देखी, बड़े चैलेंज झेले, यहां तक कि खाने को घर में नहीं था। और बेटे के इलाज के लिए मैंने 20-20 घंटा काम किया। आज जो पिन हासिल की है, इसमें एक रोल और भी है। वो रोल है हमारी धर्मपत्नी का, जिसने घास फूस की भी सब्जी बना के खिलाई थी हमें, और मुझे पता नहीं था मेरे घर में सब्जी है या नहीं है। एक दिन शाम को फील्ड से आए, मैं सर से सब बातें शेयर नहीं करता था, सर फिर भी हमारी बहुत हेल्प करते थे। तो बोली, उनके पास थोड़े से गेहूं और कुछ चावल के खंजा थे, पीस के लाई, रोटी वोटी बना के खिला दी। इसके बाद बोली कि आज तुम्हारा बेटा भूखा सो गया। हमने क्यों, क्या बात थी? बोला ये खिचड़ी मांगता रहा, मेरे पास चावल नहीं थे। मैं उठा, मैं इतना मजबूर हो गया कि जब मैं चावल मांगने किसी के यहाँ जा रहे थे तो वहां से आवाज आई थी, इतने बड़े धन्ना सेठ तो दिखते हैं, रोज सुबह कपड़े पहन के निकलते हैं, क्या अपने बेटे के लिए चावल तक नहीं ले सकते हैं? मैं वापस चली आई, भूखा सो गया, मैं उसको खिचड़ी नहीं खिला पाई। मैंने कहा चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा रही और मेरी यथा मेहनत रही तो मैं अपने बेटे को नहीं, लाखों लोगों को खिचड़ी खिलाऊंगा, लाखों लोगों की दुनिया बदलूंगा। ऐसी कई घटना घटी। बरसात आई, हम लोग जमीन में लेटते थे, मेरे पास चारपाई तक नहीं था। जब बारिश होती थी
पानी टपकता तो छाता लगा के मैंने रातें काटी। साथियों, पढ़ा लिखा ना होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपनी इंसानियत खो जाए। मैंने किसी की चोरी चपोरी नहीं की। उस बरसात और ठंड के माहौल में ये होता था, मेरे घर में जलाने को ईंधन नहीं होता था और लोग हमारा मजाक बनाते थे। हमारी ये बाइफ जो यहां बैठी है, ये पन्नी बीन के लाती थी और मेरे को खाना बना के खिलाती थी। इतने संघर्ष मैंने झेले, पर इन सबकी तपस्या, इन सबकी मेहनत, इन सबका ये जो पिन के हकदार तो यही है कि इसने हमारा धैर्य नहीं टूटने दिया, हमारा भरोसा नहीं टूटने दिया कि तुम लगे रहिए, तुम एक दिन जरूर सफल होगे। आज उसी का फल है, आज आपके सामने खड़ा हूं। साथियों, जब हमारा परिचय मिस्टर अजय सर से हुआ, इन्होंने हमारा परिचय न्यूट्रीबर्ड से कराया, तो उस समय कंपनी एक छोटे से कमरे में चलती थी। कंपनी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, थोड़े से प्रोडक्ट थे, पर उन प्रोडक्टों के अंदर लाखों लोगों की दुआएं थीं। जिन जिन लोगों ने उन प्रोडक्टों को यूज किया, उनको करसमाई रिजल्ट मिले। किसी की बीमारियों से छुटकारा मिल गया, किसी को नया जीवन मिल गया, किसी किसान की खेती 0 बजट पे हो गई, लाखों लोगों के सपने पूरे करने का सुनहरा मौका मिला। उन प्रोडक्टों की ताकत थी ये नजरिया था। इन प्रोडक्टों को, थोड़े से प्रोडक्ट लेके जब मार्केट में जाते थे, लोग तरह तरह की बातें करते थे। अक्सर हमसे लोग तो, क्योंकि हम जहां जाते थे, जो हमारे जान पहचान के ही लोग थे, मुझको जानते थे कि ये तो भाई है जो पहले गांजा सुल्फा पीता था और ये छोटे छोटे काम कर रहा था, आज ये डॉक्टर बन के चला गया, डॉक्टर बन के हमारे सामने आ गया। तो लोग मुझसे प्रोडक्ट नहीं लेते थे, कहते थे कि ये सब बकवास की चीजें हैं, कहीं कोई खा के मर गया तो इसको क्या है, ये तो अपना उल्लू सीधा करने आ गया है, ऐसी बातें करते थे। तो मैंने लोगों के सामने कई तरीके के प्रोडक्ट निकालते थे, ओमेगा माइन लिया, आयरन लिया, माइक्रोजाइल लिया, सारी चीजें लेके एक ही साथ खा लेते थे, भरोसा दिलाते थे कि भाई एक बार मेरे को अगर कुछ हो जाएगा तो तेरे को भी कुछ हो जाएगा। मैं कहता था कि मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आई, इससे उसका जो सिर का दर्द था वो बंद हो गया, हमारे गांव में एक सेप्टिक का रोगी ठीक हो गया, हो सकता है तुम्हारे घर में जो समस्या है ये भी ठीक हो जाए। फिर भी लोग मुझ पे भरोसा नहीं करते थे, पर मैं लगा रहा, डटा रहा, गुरु की मेहरबानी रही। जहां भी दिक्कत आती थी, शाम को 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा फोन पे बात करते थे और सर कहते थे चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आज सब कुछ अच्छा हो गया है। आज उसी गांव के अंदर जहां झोपड़ी पड़ी थी, सर के माध्यम से 40 लाख रुपए लगा के मैंने मकान बनाया और 1 साल नहीं रहा, उस मकान में ताला लगा के आज बरेली के अंदर 2 करोड़ का मकान बनाया है। यह सब मेहरबानी इस न्यूट्रीबर्ड और चैंपियन क्लब और महान गुरु की है। साथियों, सर हमसे जब भी डिस्कस करते थे तो एक बात कहते थे कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। हम वो समाज चाहते हैं जो महात्मा गांधी चाहते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज एक कुल हो, एक समान हो, कोई आदमी गरीब ना रहे। वो जब सर ये बात कहते थे कि मैं भी यही चाहता हूं, तो जब ये बात कहते थे सर, तो मेरे को अजीब सी लगती थी और बड़ा दुख देती थी कि जब सर के सामने हम आते थे तो उनको मेरी कहानी याद आती थी। तो वो यही बात कहते थे कि मैं ऐसा समाज चाहता हूं। तो मैं सर से कहता था ऐसा समाज हो कैसे सकता है सर, जब आज अगर आप गांव में जाइए, वहां सरकारी स्कूलों की फीस 15 रुपए 20 रुपए महीने की है और शहर में आज वही फीस 20,000 रुपए है बच्चों की फीस। आगे चल के ये बच्चे हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन करेंगे तो क्या आप ये मान लीजिए कि वो 12 रुपए या 20 रुपए वाला बच्चा क्या उस 20,000 रुपए वाले बच्चे का सामना कर पाएगा? IAS, PCS, IITN कौन बनेंगे? वही बच्चे बनेंगे ना जिनकी अच्छी पढ़ाई हो सकी। गांव के लोग नहीं बनेंगे, क्योंकि मेरी एक समस्या नहीं थी, ये हर गांव के किसान की समस्या थी। आज हम लोग जिस देश में रह रहे हैं,
उसकी 80% आबादी गांव की है और 20% आबादी शहर की है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते अगर सबसे ज्यादा दुखी है तो वो किसान है। आज किसान के बच्चे, पहली चीज, जितने यहां पे स्टेज पे आए, किसी ने ये तो नहीं कहा था कि मैंने IIT करा है, मैंने कोई ग्रेजुएशन करके यहां पे आया, कोई कह रहा मैंने इंटर किया, हाई स्कूल किया, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है। क्यों? ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हम बच्चों को उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारी जमीन आज जो भी है, जो भी दे रही है, क्या आप सब लोग किसान के घर से हैं? क्या आप अपनी जमीन से संतुष्ट हैं? क्या आपके खर्चे चल रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जमीन से संतुष्ट हैं? कोई ना। और हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। अगर पढ़ा भी लेते हैं, थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन करा भी लेते हैं, अगर कोई 4th क्लास की नौकरियां निकलती हैं तो 2000 जगह निकलती हैं और 20 लाख फार्म भरे जाते हैं, और इसके बावजूद भी कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, और हमारे बच्चे कोई नौकरी नहीं हासिल करते हैं। आखिर में मेहनत मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? हम अपनी बहन बेटियों को एक अच्छे घर में उनकी शादियां नहीं करा पाते हैं। अगर करा भी दिए जाते हैं तो दहेज की खातिर उनको जिंदा जला दिया जाता है और हम लोग देखते रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते उनका, बेड़ियों का कुछ करते हैं क्या? क्या हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लायक हैं? क्या हम ही लोग सरकारी अस्पतालों की दवा खाने लायक हैं? क्या हम हैं कौन? क्या हम भेड़ बकरिया? ऊपर वाले ने बनावट में हमको लोगों को भेड़ बकरिया बनाया है? हम हैं कौन? आज इसीलिए हमारे महान गुरु, हमारे कंपनी के चेयरमैन सर मिस्टर पंकज गंगवार सर, डीडी गंगवार सर, मिस्टर अजय गंगवार सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे समाज एकजुट हो सकेगा। उसका नाम है न्यूट्रीबर्ड। सारे समाज की इनकम एकजुट होगी, एक बराबर हम लोग होंगे, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और वो मेहनत करने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? ये आपकी समस्या नहीं, पूरे समाज की समस्या है, आने वाली पीढ़ी की समस्या है। और अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप हैं कौन? इंसान के अलावा और कोई जवाब आएगा? इंसान है या नहीं? इंसान है? इंसान क्या है? पहाड़ों को चीरकर अगर रास्ता बना दे, और कितना बड़ा भी पहाड़ हो उसके सीने पे चढ़ के अगर तिरक चढ़ के लेकर चढ़ जाए, उसका नाम है इंसान। आने वाले समय में आपने देखा होगा कि इंसान की पावर को पहचान ही नहीं पाते लोग। नदियों के रुख मोड़ दे, जबकि उसके अंदर नदी के जैसा बहाव नहीं है, पर उसके ऊपर वाले ने, परमात्मा ने उसको इतनी क्षमता दी है कि वो नदियों का रुख मोड़ सकता है। उसका नाम है इंसान। हम चीते की तरह दौड़ नहीं सकते, हम चीते की तरह दौड़ नहीं सकते, पर चीते से भी तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन बना दी है, उसका नाम है इंसान। हम शेर की तरह पंजा नहीं रखते, एक को मारो ढेर हो जाए, पर हमारे पास गोली है, हम उसी शेर को 1 किलोमीटर दूर से ढेर कर सकते हैं। उसी के औलाद हैं हम, वो उसी को कहते हैं इंसान। साइंस भी इंसान को बना रहा है। हार्ट नहीं बना, दिल नहीं बना, लीवर नहीं बना, किडनी नहीं बनी, खून नहीं बना। इसके बावजूद जो बना है उसकी कीमत है 10 करोड़। और हम 10 करोड़ के आइटम को लेके जाते हैं मार्केट में और कहते हैं कि 10-20 हजार रुपए में मेरे को नौकरी पे रख ले, किराए पे रख ले। कहते या नहीं कहते? क्योंकि आज हमें अपनी वैल्यू को ही नहीं पता कि हम अपनी वैल्यू आंकना ही नहीं चाहते हैं। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, इसको हम पहचान ही नहीं पाते हैं। ये कितनी बड़ी भूल है। यहां से आप लोग जाइए, अगर बाहर आपको 500 का नोट मिले, क्या उठाएंगे या नहीं उठाएंगे?
उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? अरे आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई? उठाएंगे? अगर वो कुचला हुआ है तो, अगर वो कीचड़ में अदा हुआ है तो उठाएंगे ना? एक निर्जीव वस्तु भी अपने सब कुछ होने के बाद भी अगर अपनी वैल्यू कम कर सकती है, तो आप लोग सोचिए, आप तो जिंदा हैं, आप अपनी वैल्यू को क्यों कम आंकते हैं? आप अपनी वैल्यू को क्यों कम आंकते हैं? मेरे सामने चैलेंज कब नहीं आए, बहुत चैलेंज आए। मैं अक्सर शाम को कहानी पढ़ता था, सर कहते थे किताब पढ़िए, तो मैं किताब पढ़ता था, उसमें एक कहानी थी। वो कहानी थी इब्राहिम लिंकन की। इब्राहिम लिंकन के बारे में जानते हैं ना आप लोग? वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इब्राहिम लिंकन की कहानी मेरी से मिलती जुलती थी। उनकी जिंदगी में बड़ा चैलेंज थे। बेचारे 9 साल के थे, उनकी मां एक्सपायर हो गई। उन्होंने कोई व्यापार किया, उसमें घाटा पड़ गया। 17 साल में शादी हो गई, 21 साल में उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा, उसमें हार गए। 26 साल की एज में उनकी वाइफ मर गई। बेचारे मानसिक रूप से टूट गए, यहां तक कि उनको जूता सिलने का भी काम करना पड़ा। और फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और 15 बार इलेक्शन लड़ने के बाद 16वीं बार वो इलेक्शन लड़े और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा? तुम इतने इलेक्शन हार गए, इसके बावजूद तुम्हें डर नहीं लगा? ये बात उन्होंने जो जवाब दिया, ये बात आप सब लोग लेके जाना। उन्होंने कहा, हार हमारा रास्ता था, हार हमारा रास्ता था और जीत हमारी मंजिल थी। यह उनका जवाब था। जब मैं उनको सुनता था तो दिल से आवाज निकलती थी और सुबह को तैयार हो जाता था कि मुझे लड़ना है। दोस्त, एक और लेडी थी अमेरिका की, विल्मा रूडोल्फ। उसको भी डॉक्टर लोगों ने कह दिया था, वो बचपन में पोलियोग्रस्त हो गई। डॉक्टर लोगों ने कह दिया था ये कभी बगैर ब्रेसलेट के नहीं चल सकती। वो 8 साल की हुई, वो अपनी मां के पास गई, बोली मां क्या मैं इस ब्रेसलेट के बगैर नहीं चल सकती है? तो मां ने उसको जवाब दिया कि उस प्रभु की असीम कृपा और इंसान की कड़ी मेहनत कुछ भी कर सकती है। उसने दिमाग में ठान लिया और अपनी सोच में यह ठान लिया, अपने ब्रेसलेट को निकाल के फेंक दिया और आगे फिर मां के पास गई कि मैं पूरी दुनिया की सबसे तेज धावक बननी चाहती हूं, क्या बन सकती हैं? मां ने फिर वही जवाब दिया कि इंसान की असीम कृपा और इंसान की कड़ी मेहनत कुछ भी रंग ला सकती है। और वो वही लेडी 1960 में 3 गोल्ड मेडल जीते उसने, उसी ओलंपिक में। मैं उससे बड़ा प्रेरित होता था कि अगर वो विकलांग होकर अगर इतिहास बना सकती है तो विजय, तू भी अनपढ़ है, गवार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू भी इतिहास बना सकता है। साथियों, हम लोग अपनी वैल्यू को पहचान नहीं पाते हैं। आज न्यूट्रीबर्ड में जुड़े साबुन, तेल, शैंपू लगा के बेचने के लिए आप लोग सोचते हैं कि ये छोटा धंधा है, इसलिए हम नहीं करेंगे। साबुन आपने नहीं देखा? अपने देश का सबसे रिच आदमी मुकेश अंबानी सब्जी बेच रहा है, पता है ना आपको? वो छोटा धंधा नहीं, उसकी कोई मजाक नहीं बनाता। और हम साबुन, तेल, शैंपू अगर बेचते हैं तो हम ये अपने आप को वैल्यू ये सोचते हैं कि हमारी मजाक बनेगी, ये धंधा छोटा है। क्या ये धंधा छोटा है? अरे दोस्त, ये बिजनेस बेचने का नहीं है, लोगों को जोड़ने का है। साबुन लगाने से झाग नहीं निकलते, डायमंड की पिन निकलती है, डायमंड की पिन। ये बिजनेस है, पेस्ट से झाग नहीं निकलते हैं, पैसों की खनक निकलती है यहां से, पैसों की खनक। ये बिजनेस होता कैसे है? इसमें दर्द होते हैं। एक बार एक शिल्पकार
जा रहा था तो उसको एक शिल्पकार के बारे में जानते हैं? शिल्पकार कौन होता है ना? मूर्ति बनाने वाला। शिल्पकार कौन होता है? मूर्ति बनाने वाला। तो एक शिल्पकार जा रहा था तो उसको एक पत्थर मिला, बड़ा अच्छा सा था। तो उसके अंदर एक जिज्ञासा जगी कि मैं इस पत्थर में एक भगवान की मूर्ति बनाना चाहता हूं। तो वो उसके अंदर एक और भी कला थी कि वो पत्थर से बात भी कर सकता था। तो उसने पत्थर से पूछा कि भाई मैं तेरे में एक मूर्ति बनाना चाहता हूं भगवान की, क्या बना सकता हूं? बोले भगवान की मूर्ति बनाने से क्या मिलेगा? बोले इसमें तेरे को, तू जो टेम्परेचर में रहता है ना 44 डिग्री के, तेरे को छाया में रखा जाएगा, मंदिर में रखा जाएगा। तेरे को रोज फूल माला और मिठाई मिलेगी खाने को, दूध मिलेगा पीने को। तो उसके अंदर थोड़ा लालच जगा। बोला ठीक है मेरे को बना दे यार, बिल्कुल बना दे। बोले ठीक है। अब जब ही वो छुरी कैंची जो भी उसके अंदर था, ये छेनी हथौड़ी लेके उस पत्थर पे जैसे ही चलाना शुरू किया और जैसे ही कुछ करना शुरू किया तो उसके दर्द होने लगा। वो थोड़ी देर तो मतलब सहन करता रहा। बाद में बोला अरे यार मुझे को ऐसा ही रहने दे भाई, मैं बहुत परेशान हो चुका, मेरे बहुत दर्द हो रहा, मैं नहीं ये कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। उसने, शिल्पकार ने उसको छोड़ दिया। पर उसके बगल में एक दूसरा पत्थर उसकी बात सुन रहा था। उस पत्थर ने उसको बुलाया, शिल्पकार को। बोला भाई एक बात बता, जो तू कह रहा है, जो फूल माला मिठाई हमको मिलेगी, हमको ये टेम्परेचर से एक छाया में रखा जाएगा, ये सच है? बोले हाँ बिल्कुल सच है। तो क्या मेरे के अंदर बना मूर्ति। और वो शिल्पकार उसके अंदर मूर्ति निकालने लगा और उसने एक बढ़िया सी भगवान की मूर्ति बना दी। एक बार क्या हुआ, वहां से गांव के लोग जा रहे थे, वो उस मूर्ति को देखा, अरे ये तो बहुत बढ़िया भगवान की मूर्ति है, चलो इसको ले चलते हैं। वो उठा के लाए, उन्होंने गांव में स्थापना की और मंदिर बनवाया। मंदिर बन गया तो लोग पूजा करने आए, फूल हार बतासा जो भी लाए उनके लिए। इसके बाद नारियल भी साथ में लाए। नारियल भी साथ में लाए तो बोले कि यार भगवान पे तो ये नारियल नहीं फोड़ा जा सकता है, क्या करा जाए? तो उन्होंने कहा ऐसा करिए कि इस एक और दूसरा पत्थर लाओ ढूंढ के, कि उस पे इसको दरवाजे पे रखो, वहां नारियल फूटेंगे। तो जब वहां गांव के लोग गए कि वहां मूर्ति मिला, वही मिलेगा, तो वही मुसंडा सा पत्थर वही पड़ा था जिसपे उसने, शिल्पकार ने उसको छोड़ दिया था। वही पत्थर उठा के लाया गया, वो मंदिर के आगे रखा गया और वो जो मूर्ति थी वो अंदर रखी गई, उसको बाहर रख दिया गया। तो क्या था, जो बाहर वाला जो पत्थर था उसको रोज नारियल मिलते थे, जो अंदर वाली मूर्ति थी उसको रोज फूल हार और मिठाई मिलती थी। तो दोस्त बात वो नहीं है, बात वो नहीं है, उसकी कहानी नहीं है। हमारे ऊपर भी रोज नारियल फूटते हैं, कभी बच्चों की फीस का, कभी अस्पताल के बिलों का, कभी बिजली के बिलों का, कभी किसी के कर्ज का, ये नारियल रोज फूटते हैं। तो दोस्त मेरे कहने का मतलब है थोड़ा दर्द सहने की आदत डालो, आप भी एक दिन मूर्ति बन जाओगे, आपको भी फूल हार मेवा सब कुछ मिलेगा। ये हमारे सिस्टम की पावर है, ये ताकत हम में नहीं थी, ये सिस्टम की पावर थी। तो साथियों ये बिजनेस अभी आपको बहुत छोटा दिखता है, वो सबको दिखता है, शुरू शुरू में दिक्कतें आती हैं, पर यहां पे चेंज बहुत जरूरी है। अगर मेरी फोटो अगर पहले वाली आप देख लोगे तो आप पहचान नहीं सकते मेरे को। मुझसे 3 महीना प्रोडक्ट नहीं बिका, मैं सर से रोज बात करता था, शाम को घर वापस आता था, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है सर, लग रहा है मेरे से नहीं हो सकता। बोले होगा, कल मैं तेरे घर पे आ रहा हूं भाई। जब सर घर आए और मुझको बीसलपुर ले गए और बीसलपुर जाके उन्होंने जब मेरा हुलिया चेंज कराया, जो बैगी पैंट पहनते थे, गोल चाक शर्ट पहनते थे, जो शर्ट बाहर रहती थी उसको अंदर कर दिया, पैंट को एक सिंपल पैंट की तरह, प्रोफेशनल पैंट की तरह पैंट सिलवाई, चप्पल की जगह पे जूते
और जो दाढ़ी थी उसको शेविंग क्लिंग करा के बोले अब तू जा, कम से कम तू डॉक्टर नहीं तो थैला छाप तो दिखेगा। दोस्त, उस दिन से आज दिन ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिस दिन टीम ने ग्रोथ नहीं की। आज 3 लाख से प्लस की टीम है। मैं धन्यवाद चाहूंगा आप सब लोगों का कि आप सब हमारी टीम है और आप सब की बदौलत मैं इस कंपनी में डायमंड बना हूं। तो चेंज बहुत जरूरी है। बहुत सारे मैंने देखे थे, कुछ लोग यहां पे आ गए, अभी स्टेज पे कार अचीवर थे, टाई नहीं बांध सकते, तो उनके सपने कैसे पूरे होंगे? ये टाई इसका हार है तुम्हारे बिजनेस का। ये टाई आपको बांध के रखती है, आपके फोकस को क्लियर करती है कि आप एक दिन डायमंड जाएंगे। अगर आप अपने आप से प्रेम नहीं करते तो लोग तुमसे कैसे प्रेम करेंगे? आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, सेविंग नहीं कर सकते, तो लोग तुमसे कैसे प्रेम करेंगे? तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने चेंज कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि यहां पे हर व्यक्ति डायमंड जाएगा और कोई नहीं रोक सकता है उन्हें। अब एक छोटी सी कहानी को सुना के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। ये बिजनेस कब तक करना चाहिए, एक छोटी सी कहानी का उदाहरण है। ये बिजनेस की जो पावर है उस कहानी से रिलेट है। एक बार एक कबीले का सरदार बड़ी दूर दूर तक फेमस था कि वो जहां भी जाता था और डांस करता था वहां वहां बारिश आ जाती थी। तो लोग उसको, जहां बारिश नहीं होती थी तो वहां ले जाते थे और उसको डांस करवाते थे और वो बारिश हो जाती थी। तो एक बार दूसरे स्टेट में बारिश नहीं हुई तो कुछ लोग आए वहां के, बोले सरदार जी मेरे यहां बारिश नहीं हो रही है, बड़ा तबाही मच गई है, आप मेरे यहां चलिए और आप तो बड़ी फेमस हैं यहां पे, जहां भी जाते हैं और वहां बारिश आती है। तो जो पत्रकार लोग थे कि उनको लगा कि ये बंदा सबको बेवकूफ बना रहा है, अगर डांस करने से बारिश आ जाए तो ये सारा सृष्टि, ये सब विज्ञान खत्म। तो बोला चलो हम लोग भी चलते। वो पत्रकार भी गए, उन्होंने बड़े बड़े कैमरे लगा दिए। सरदार गया गांव में, एक कच्ची सी जगह देखी, वहां पे अपना डांस करना शुरू कर दिया। एक दिन बीता, एक रात बीती, कोई बादल नहीं, कोई बारिश नहीं आई। इसके बाद दोबारा दूसरा दिन हुआ तो कुछ बादल हुए। तो जो पत्रकार थे उनके अंदर घबराहट पैदा हो गई, लग रहा बारिश आएगी। पता चला हवा का झोंका आया और वो बादल लेके उड़ गए। तो वे एक दूसरे को हाथ मार रहे थे कि देखो मैंने कहा कि ये सरदार बेवकूफ बना रहा है, ये बारिश उरिश आने का कोई धंधा नहीं है। जब तीसरा दिन गुजरा फिर झमाझम बारिश होनी शुरू हुई और जब बारिश तेज होने लगी तो सरदार बेहोश होकर गिर पड़ा। और जब लोगों ने उसको उठाया, गर्म पानी से नहलाया और उसके लिए खीर पूरी जो भी लाना था खिलाया, तो पत्रकार भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले सरदार जी मैं ये तो मान लेता हूं कि आप जहां जहां डांस करते हैं वहां वहां बारिश होती है, पर इसका राज क्या है? तो सरदार जी बोले हम जहां जहां डांस करते हैं वहां वहां बारिश नहीं होती है। हम जब तक डांस करते रहते हैं जब तक बारिश नहीं होती है। हम जब तक डांस करते रहते हैं तब तक बारिश नहीं होती है। तो दोस्त, आप जब तक डांस करते रहिए, जब तक आप डायमंड नहीं बन जाए तब तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है। यही एक संकल्प लेके जाइए यहां से और अपने अड़ोस पड़ोस क्षेत्र में यार दोस्त सबको ये बात बताइए कि हमको भी डायमंड जाना है, हमको भी डायमंड जाना है। और जब लोग आपको ये बात कहने लगे ये पागल हो गया है, तो सोच लेना आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो सोच लेना आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि पागल का मतलब वो नहीं जानता है। पा से होता है पाने वाला, गा से होता है गति से यानी तेजी से, और ला से होता है लक्ष्य को। अगर ये चीज अगर आपने पब्लिक कहने लगी आप पागल हो गए तो आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। हेलो हेलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
चलिए मैं बुलाना चाहूंगा विजय जी की मिसेज के लिए, आ जाएं। अब आपको जरा मुखड़ा दिखाइए इस चेक का। 2,91,50,186। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? अभी इस इवेंट का समापन है। अभी आप बाहर जाएंगे तो कौन इंतजार कर रहा है आपका? वो 3 लोग। कौन? जैसे ही आप अपने पड़ोसी के पास जाएंगे, ठीक है, टिकट सीट, जैसे ही आप लोग पड़ोसी के घर जाएंगे उसको बताएंगे एक्साइटमेंट में आके, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आप कम से कम 300 लोगों से जाके मिल लोगे। अब मिलोगे? बैठ जाइए प्लीज। मिलोगे तो पड़ोसी क्या बोलने वाला है आपको? पड़ोसी क्या बोलने वाला है? क्या बोलने वाला है भाई? ये टाटा क्यों काम कर रहे थे? मेरे दोस्त, इस बात को अपनी डायरी में कोड करें। आदमी का दूसरा कोई श्रृंगार नहीं होता, आदमी का साला श्रृंगार ही उसका काम होता है। आदमी का कोई श्रृंगार नहीं होता, आदमी का श्रृंगार होता है उसका काम। नोट करें इस बात को, ठीक है? बहुत अच्छा लगा इस शानदार इवेंट का आप सब हिस्सा बने, इस शानदार जर्नी का आप हिस्सा बने। मैं चाहूंगा एक बार हमारी टीम के जितने भी कार अचीवर हैं स्टेज पे आ जाएं। अब यहां पे ये छोटे मोटे इवेंट होते रहेंगे जो आपने देखा। अगला नेक्स्ट इवेंट 2025 महीना होगा अक्टूबर का, जगह होगी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। यह कमिटमेंट है मेरा आप सबके सामने। महीना अक्टूबर, तारीख आपके फोन पे मैसेज में फ्लैश हो जाएगी और साल होगा 2025। डायमंड की गिनती आप वहीं आकर के करिएगा। मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, व्यक्ति होंगे 25,000 से ज्यादा उस ऑडिटोरियम में। वहां सेलिब्रेट करेंगे हम अगले डायमंड को, अगली डायमंड पिन को। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? मिलते हैं 2025 ताल कटोरा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू गाइस, आई लव यू टू, आई लव यू, आई लव यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक्स अ लॉट। प्लीज एंजॉय। वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने, यही तो मजा है। किया जो किसी ने नहीं हम करें, कोई तो वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने। यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। इस दुनिया से
जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया